नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसको सोल्व करना ज़रूरी है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था अर्थ ऑर्बिट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही इसको सोल्व करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते तो पहले आप मेरे वीडियो देखिए, उसके बाद इनको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सी रेखा अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल को अलग करती है? पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष को अलग करती है, तो मतलब जहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। तो ऑप्शन है स्पेस लाइन, बाउंड्री लाइन, कर्मन लाइन या एस्ट्रोनॉट लाइन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्मन लाइन। जिसने कर्मन लाइन बताया होगा वो सही है। कर्मन लाइन आपको पता है, पृथ्वी की, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर या 62 मील, ठीक है, मील में भी आपको याद रखना है, 62 मील की ऊंचाई पर जाने पर जिस रेखा की अवधारणा मानी गई उसे क्या कहते हैं? कर्मन लाइन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्मन लाइन। तो याद रखना, कर्मन लाइन की अवधारणा है, पर ये फिक्स नहीं है कि यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अंतरिक्ष की अवधारणा मानी गई है। इसको सबसे पहले थियोडोर वॉन कार्मन ने बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है? कर्मन लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर कर्मन रेखा की अवधारणा की गई? मैंने अभी बताया 100 किलोमीटर या फिर 62 मील। ठीक है, चलिए ये तो आपको आता ही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एलियो। अब एलियो क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, याद रखना इसको, लो अर्थ ऑर्बिट। मैंने आपको ऑर्बिट कक्षा पढ़ी है, इसी को हिंदी में बोलते हैं निम्न भू कक्षा। ठीक है, निम्न भू कक्षा। तो क्वेश्चन है, एलियो की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, तो 50 से 120 किलोमीटर, 100 से 500 किलोमीटर, 120 से 100 किलोमीटर या 200 से 2000 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जिसने डी बताया वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि मैंने अभी बताया आपको कि कर्मन लाइन या अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई क्या कहलाती है? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थित। लगभग पृथ्वी के 63% सैटेलाइट कहाँ पे घूम रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है, इसको बताइए, लो अर्थ ऑर्बिट एलियो निम्न भूकक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? इक्वेटोरियल, पोलर ऑर्बिट, इंक्लाइंड या सिंक्रोनस ऑर्बिट? चलिए बताइए इसका आंसर। लो अर्थ ऑर्बिट निम्न भूकक्षा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, निम्न भूकक्षा को ही पोलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ये 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जितने भी सैटेलाइट पहले छोड़े जाते हैं वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। मैंने ये पढ़ा दिया है, अगर आपको नहीं आता तो पहले मेरे वीडियो देखिए। ठीक है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में ही घूम रहा है। ठीक है, अधिकतर सैटेलाइट कहाँ पे छोड़े जाते हैं? यहीं पे छोड़े जाते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्या बता रहा था मैं? चलिए ठीक है, आज के इसका तो हाँ हाँ, पहला इंसान जो गया था राकेश शर्मा, जो हमारे पहले भारतीय थे, वो भी कहाँ गए थे? लो अर्थ ऑर्बिट में ही गए थे। ठीक है, और यूरी गगारिन भी कहाँ गए थे? लो अर्थ ऑर्बिट में ही चक्कर लगा के वापस आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आसपास जिस मार्ग पर उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, तो पाथ, ऑर्बिट, एंटीना या अर्थ स्टेशन, क्या कहते हैं भाई इसको? चलिए आंसर बताइए। ये तो सरल सा है, इसको ऑर्बिट कहते हैं, मतलब कक्षा कहते हैं। हिंदी में आप कक्षा करके याद रखना। ठीक है, पृथ्वी के आसपास, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जो सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं
ऑर्बिट, ये जो मार्ग दिख रहा है आपको, ये वाला मार्ग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कक्षा, ठीक है। आपको थोड़ा इंग्लिश याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अधिकतम उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? मैंने अभी बताया आपको, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस को बोलते हैं भू तुल्यकारी, ठीक है, भू तुल्यकारी कक्षा, इसको जियो सिंक्रोनस, भू तुल्यकारी कक्षा। जियो स्टेशनरी को बोलते हैं भू स्थितिक कक्षा, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट को बोलते हैं मध्य भू कक्षा, ठीक है, मध्य भू कक्षा। लो अर्थ ऑर्बिट तो मैंने बता ही दिया, निम्न भू कक्षा। तो इसका आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। तो अगला इसका क्वेश्चन का आंसर है सबसे अधिक कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में। जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं पहले लो अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़े जाते हैं, उसके बाद उनको आगे की कक्षा में पहुँचा दिया जाता है। पृथ्वी के जितने भी छोड़े गए उसके 63% आज भी कहाँ पे घूम रहे हैं? 63% सैटेलाइट आज भी कहाँ घूम रहा है? लो अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपने वो फिल्म देखी होगी, एक आई थी अभी जो आई थी, क्या बोलते हैं, मिशन मंगल, अक्षय कुमार की पिक्चर, उसमें मंगलयान पे छोड़ा जाता है। तो ये पृथ्वी मान लीजिए, यहाँ से एक सैटेलाइट रॉकेट के जरिए छोड़ा जाता है, फिर वो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, फिर यहाँ पे आने पे उसको, जैसे ये मंगल ग्रह है, यहाँ पे भेजना है, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से छोड़ा, इसके आसपास चक्कर लगा, फिर यहाँ पे आएगा तो थ्रस्टर लगाएंगे, ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर थ्रस्ट, फिर वापस आएगा, फिर थ्रस्ट मारेंगे, फिर वापस आएगा, फिर थ्रस्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे पहुँच गया, अब इसका चक्कर लगाते रहेगा। इसे क्या कहते हैं? ये जो दिख रहा है ये लो अर्थ ऑर्बिट है। तो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट में। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, उपग्रह को सर्वप्रथम किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? अभी मैंने बताया लो अर्थ ऑर्बिट। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला चलो बताइए। लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में स्थापित कोई उपग्रह अपना एक चक्कर कितने समय में पूर्ण कर लेता है? टाइम पूछ रहा है, ABCD, 20 से 30 मिनट, 50 से 60 मिनट, 60 से 80 मिनट, या 80 से 130 मिनट। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्न भू कक्षा में एक स्थापित उपग्रह एक चक्कर लगाने में, डी वाला आंसर, 80 से 130 मिनट लगाता है। ये टाइम आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेस टेक्नोलॉजी में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एमियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा, हिंदी में बोलते हैं मध्य भू कक्षा की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है? 500 से 2000 किलोमीटर, 700 से 4000 किलोमीटर, 900 से 1000 किलोमीटर, या डी 2000 से 35,786 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। कर्मन लाइन कहाँ से शुरू होती है? तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या शुरू होता है? अंतरिक्ष की शुरुआत मानी गई है। 200 से 2000 किलोमीटर की क्या है? निम्न भूकक्षीय, क्या है भाई? निम्न भूकक्षीय, एलियो बोलते हैं जिसको। और उसके ऊपर क्या है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो 2000 से, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पुरानी कक्षा में जाके देखिए पुराने वीडियो, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। अगर आते हैं तो कोई बात नहीं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा में स्थापित उपग्रह अपना एक चक्कर कितने समय में पूर्ण कर लेता है? अब टाइम पूछ रहा है, वो तो ऊंचाई थी, ये कितने समय में एक पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो 50 से 80 मिनट, 1 से 2 घंटे, 4 से 12 घंटे, या डी 2 से 24 घंटे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 से 24 घंटे, या 2 से 24 घंटे में क्या कर लेता है? एक चक्कर पूरा कर लेता है। किस कक्षा में स्थापित उपग्रह? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कोई कक्षा उपग्रह। वैसे अवधारणा है कि ये एक दिन में 2 बार चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का, ठीक है, मतलब 12-12 घंटे के एक एक चक्कर लगा लेता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 11वां नंबर, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। भू तुल्यकारी कक्षा,
ये आपको आना चाहिए नाम, अगर नहीं आते तो आप मेरे कक्षा में जाके देखिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ये, तो 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ये सॉरी 30,000 किलोमीटर, 36,000 या 50,000 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए जिसको पता है इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी, 36,000 किलोमीटर माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या मोलनिया ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में कक्षा बोलते हैं। मीडियम मतलब मध्य भू कक्षा, जियो सिंक्रोनस भू तुल्यकारी कक्षा, भू स्थितिक कक्षा या मोलनिया कक्षा। चलिए इसका आंसर बताइए। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पूछ रहा है भाई, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है डी, मोलनिया ऑर्बिट। इसका आंसर क्या है भाई? डी। अब इसको मैं समझा देता हूँ अब ये होता क्या है भाई। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है भाई? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के आसपास जैसे उपग्रह चक्कर लगाता है, तो वो इस तरीके से चक्कर लगाता है। ये देख रहा है आपको, इस तरीके से जो चक्कर लगाता है, तो ये पाथ हो गया। ये सैटेलाइट में एक स्थापित कर देता हूँ, ये सैटेलाइट हो गया, ठीक है। तो ये सैटेलाइट एक समय पर पृथ्वी के सबसे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के यहाँ पे आएगा तो पृथ्वी के सबसे पास हो गया, और फिर यहाँ जाएगा तो पृथ्वी से सबसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले USSR ने इस कक्षा ऐसा करके अपना एक उपग्रह भेजा था, जिसका नाम था मोलनिया उपग्रह। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? मोलनिया ऑर्बिट, ठीक है। इसको टुंड्रा ऑर्बिट भी बोलते हैं। अगर टुंड्रा आए तो टुंड्रा भी याद रखना, ठीक है। तो ये जब पृथ्वी के पास होगा, ये जब पृथ्वी के पास होगा तो ये उपग्रह की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा करके देखिए इसको। जैसे ये पृथ्वी के सबसे पास दिख रहा है यहाँ पे, तो उपग्रह जैसे इधर से आएगा तो पृथ्वी के पास होगा तो जल्दी से निकल जाएगा, पर पृथ्वी के दूर जाएगा तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे सबसे कम स्पीड होगी, फिर वापस आएगा तो फिर तेज़ी से निकलेगा। इसी तरह इसको क्या कहते हैं? जिस दिशा में इसको, जिस ध्रुव पर इसको ज़्यादा केंद्रित करना है, उधर उसकी ऊंचाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको ही मोलनिया ऑर्बिट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 12th। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की अधिकतम चाल कब होती है? रेट्रोग्रेड, प्रोसीग्रेड, पेरिजी और अपोजी। ये तो मैंने अभी बताया था, पेरिजी में होती है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पे होती है? पेरिजी में, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा ये ऑप्शन सी। पेरिजी और अपोजी क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब बार बार ये चीज़ें बताने के मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और उपग्रह के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। पृथ्वी, अर्थ, उपग्रह मतलब सैटेलाइट के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है, तो पेरिजी कहलाती है। जब उपग्रह पृथ्वी के जितने पास होगा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। पृथ्वी के जितने पास उपग्रह होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, पृथ्वी के जितने दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी हाँ, ये अधिकतम दूरी पूछ रहा है। पृथ्वी और उपग्रह के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है, तो ये अपोजी कहलाती है, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने पढ़ा दिया। जब दूरी ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और उपग्रह के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है। क्या पूछ रहा है भाई? अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी तो मैंने अभी बताया अपोजी, ठीक है। दूरी अधिकतम होगी या फिर अपोजी पे होगा तो उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। चलिए अगला 15 नंबर का क्वेश्चन कीजिए। उपग्रह द्वारा पृथ्वी के क्षेत्रफल को कवर किया गया भाग कहलाता है बीम विड्थ, बैंड विड्थ, जोन या फुटप्रिंट। क्या कहलाता है? तो आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फुटप्रिंट, ठीक है। फुटप्रिंट क्या होता है भाई? जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा गया, ये सैटेलाइट ये अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा इतना भाग कवर किया जाएगा, इतने भाग को ये देख सकता है, पृथ्वी के इतने ही भाग को ये क्या कर सकता है? देख सकता है।
तो इसी को क्या कहते हैं, इसका फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसका फुटप्रिंट। इधर के भाग को ये नहीं देख सकता, जैसे ये वाले भाग को ये क्या बोलते हैं अपना सैटेलाइट नहीं देख सकता, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इसका फुटप्रिंट। इतने भाग, जितने भाग को देख सकता है उसको उसका फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग को देख पाता है? 20, 50, 40 या 70? कितने प्रतिशत भाग को देख पाता है? तो ये होता है सी, 40%। संचार उपग्रह, जैसे ये उपग्रह है, तो ये कितने परसेंट भाग को देख पाता है? तो ये भाग को देख पाएगा, इसी क्या कहते हैं, 40%। 40% भाग को, या फिर 1/3 भाग, ये भी आ सकता है, 1/3 भाग को देख पाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भूस्थितिक कक्षा में स्थापित कोई उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण कर ले? भूस्थितिक मतलब जियो स्टेशनरी। तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? 224 दिन, 27 दिन, 24 घंटे या 365 दिन। एक चक्कर कितने समय में पूर्ण कर ले? ध्यान से आंसर बताइए इसका। इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। 24 घंटे, सी है इसका आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह और उपग्रह के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऊंचाई, सनक, झुका या गोल्डीलॉक्स जोन? पृथ्वी की सतह और उपग्रह के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ऊंचाई कहलाती है, सैटेलाइट की ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। तो ये तो सरल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का बताइए। निम्न में से उपग्रह की कक्षा का आकार निर्धारित करता है? उपग्रह की कक्षा का आकार कौन निर्धारित करता है, ये पूछ रहा है। ऊंचाई, सनक, झुका या बिग स्काई थ्योरी? आंसर दीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ये गाड़ियाँ निकल रही है, इनकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए आप आंसर बताइए। तो इसकी सनक, सनक को इंग्लिश में याद रखना आपने, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। उपग्रह का आकार कैसा होगा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने का, उसे क्या कहते हैं, उसकी सनक का मान पे आगे मैं बताऊंगा, ये मैंने पढ़ा है, आप उसको देखिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन। गोलाकार कक्षा की सनक का मान होता है? अभी मैंने बताया कि गोलाकार, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आस, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आस पर गोलाकार यूं करके चक्कर लगा रहा, देख रहा है आकार कैसा है, गोल है। तो उसकी सनक का मान पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी का मान कितना है? 1, अनंत, 0 या 1 से ज़्यादा? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसका आंसर है सी, 0। अगर उपग्रह की कक्षा का, उपग्रह की सनक का मान 0 होगा तो वो गोलाकार चक्कर लगाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? केसलर सिंड्रोम स्पेस रेखा से, कर्मन रेखा से, उपग्रह की ऊंचाई से, अंतरिक्ष से, कचरे से? चलिए इसका आंसर बताइए। केसलर नाम के एक वैज्ञानिक नासा के थे, उन्होंने ये थ्योरी दी है उसका, तो वो किससे संबंधित थ्योरी दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कचरे से, अंतरिक्ष के कचरे से। इन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में जब वो सैटेलाइट छोड़ते ही रहेंगे तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट, पृथ्वी के आसपास इतने सैटेलाइट हो जाएंगे कि कोई भी उपग्रह अगर ये आपस में टकरा के सभी बिना ख़त्म हो जाएंगे और नए सैटेलाइट छोड़ने की जगह नहीं बचेगी। इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष के कचरे, केसलर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक। चलिए अगला। ये क्वेश्चन आईएमपी, इसको बताइए। गोल्डीलॉक्स जोन या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का संबंध किससे? अंतरिक्ष कचरे से, पृथ्वी के समान अन्य ग्रह से, सूर्य से या अंतरिक्ष कक्षा से? चलिए इसका जवाब बताइए क्या होगा। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का संबंध है बी से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिसने बी भी बताया उसका सही है, मैं बता देता हूँ, बी है, पृथ्वी के समान अन्य ग्रह से। इसको थोड़ा समझ लीजिए। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, छोटी सी है पृथ्वी, पृथ्वी इतनी दूरी पर रहती है। अब सूर्य की किरणें इस पर गिरती है तो यहाँ पे पानी है, ठीक है, पृथ्वी पर पानी है, तभी हम जीवित हैं। पानी पीने के लिए हमको पानी तरल अवस्था में चाहिए, याद रखना, पानी हमेशा क्या होना चाहिए? तरल अवस्था में। अगर ये बर्फ़ बन जाएगा तब भी हम नहीं पी सकते, और भाप बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे भाप बन जाएगा
तब भी भाप को भी हम नहीं पी सकते, दोनों को नहीं पी सकते हो। तो जब पी नहीं सकते तो जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पानी हमको तरल अवस्था में चाहिए। आज भी हम बर्फ़ थोड़ी पीते हैं, हम पीते हैं पानी। ठीक है, तरल अवस्था में। अब इसको समझिए, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए अगर ये पृथ्वी यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा आगे कर दे, मान लीजिए यहाँ पे आ गई पृथ्वी, अब सूर्य की किरणें इस पर गिरेगी और पृथ्वी का रंग कैसा हो जाएगा, सॉरी पृथ्वी पर जो पानी है उसमें गर्मी बढ़ जाएगी। तो गर्मी बढ़ने से पानी क्या बन जाएगा, भाप, और भाप बन जाएगा पानी। तो भाप तो हम पी नहीं सकते, तो जीवन संभव होगा तो नहीं होगा, यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। अगर इसी को उल्टा कर दें और पृथ्वी को हम पीछे धकेल दें, जहाँ आज स्थित उससे पीछे कर दें, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे कम पहुँचेगी और यहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी, और ठंड बढ़ने से पानी बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ हम पी नहीं सकते, तो यहाँ पे भी जीवन संभव नहीं होगा। तो इस दोनों जगह जीवन संभव नहीं होगा। तो आज जब पृथ्वी है उसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स क्षेत्र। ठीक है, उसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी ग्रह पर स्थित पानी तरल अवस्था में रहे। ठीक है, न तो बर्फ़ बने ना ही भाप बने, उसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इसके अंतर्गत नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पृथ्वी के समान अन्य ग्रह खोज निकाले, जिनमें से एक याद रखना आपने, LHS 1140b, ये एक ढूंढ निकाला है जो पृथ्वी के समान एक ग्रह है। पृथ्वी के समान क्या है, एक ग्रह है। और एक इसका जो जिस तारे का ये चक्कर लगा रहा है LHS 1140, ये तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, आपको पता है। इस तारे का चक्कर लगा रहा है ये LH 1140b, ये पृथ्वी के 7 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है। और ये जो तारा है ये अब बुझने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको याद रखना है सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 24, परवलयाकार कक्षा पैराबोलिक ऑर्बिट की सनक का मान क्या होता है। अब सनक वापस आ गया, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, 0 अनंत, 0 से 1 के बीच, या 1। चलिए इसका बताइए। परवलयाकार, इसका होगा 1 पैराबोलिक। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मेरी पुरानी कक्षा में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अति परवलयाकार कक्षा हाइपरबोलिक का सनक का मान क्या होता। तो यहाँ पे अनंत, 0, यहाँ पे अनंत लिख दिया है। ठीक है, 1 से ज़्यादा आना चाहिए, 1 से ज़्यादा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, 1 से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। 26 क्वेश्चन थे, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये 26 क्वेश्चन है, ये 25 लिख दिया यहाँ पे। तो कितने आपके सही गए कितने गलत, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अलग नोट देखने के लिए मैंने कुछ बुक का रिव्यू भी करा है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।